माधव अपनी पत्नी रेखा और मां संतोषी के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ा था। रात को ही रेखा माधव के बगल में बैठ गए थे और संतोषी पीछे की सीट पर। वो तीनों ही एक विशेष काम के लिए एक बड़े शहर जा रहे थे और इस काम की पूर्ति के लिए उनका रात के अंधेरे में चोरी छुपे निकलना ही बहुत ज़रूरी था। शहर कम से कम समय में पहुंच सके, इसलिए माधव ने हाईवे नंबर 3 को चुना। देश का सबसे भूतहा हाईवे कहलाने वाला हाईवे नंबर 3, जहां अक्सर रहस्यमयी हादसे होते रहते थे। पर माधव को शायद इस बात की कोई चिंता नहीं थी और जैसा उसका अनुमान था ठीक उसी तरह हाईवे नंबर 3 लगभग सुनसान था। इसी वजह से वो अपनी गाड़ी तेजी से भगा पा रहा था। गाड़ी की इतनी रफ्तार देख उसकी मां संतोषी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे माधव, धीरे चला गाड़ी, रात का समय है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर से बहू के कोख में हमारे खानदान का चिराग है, अगर इस रफ्तार में बहू का जी घबरा गया तो। माधव ने अपनी मां का आदेश अनुसार गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। थोड़ी देर बाद उसकी मां बोली, अरे माधव, मेरा जी पता नहीं क्यों घबरा रहा है रे। वो जो क्लिनिक सुरेश ने बताया था वो सुरक्षित तो है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? माधव अपने मां को दिलासा देते हुए बोला, डरने की कोई बात नहीं है मां। डॉक्टर अंबिका भारत के उच्च कोटि के डॉक्टरों में से एक है, सब कुछ सही से निपट जाएगा। संतोषी चिंतित आवाज में बोली, क्या करूं लल्ला, अब उम्र भी होती जा रही है और हर समय बस यही डर सताता रहता है कि तेरी औलाद को देखे बगैर ही कहीं तेरे पिताजी के पास न चली जाऊं। माधव भावुक होते हुए बोला, अरे माँ, ये सब क्या अशुभ बोल रही है? तू 100 साल जिएगी, चिंता मत कर, माता रानी पर विश्वास रख, सब सही होगा। तो इस पर उसकी माँ बोली, वो तो ठीक है मुन्ना, पर मुझे ये भी चिंता खाई जा रही है कि कहीं बहू के पेट में वो बच्चा लड़की ना हो। इस पर माधव बोला, अरे क्या बात कर रही हो माँ, लड़का ही पैदा होगा। तो रेखा भी बोल पड़ी, माँ जी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैंने लड़के की ही मन्नत मांगी थी और मुझे पूरा पक्का पता है कि लड़का ही होगा। इस पर संतोषी बोली, ऐसी मन्नतें तो रूपा ने भी मांगी थी, 7 लड़कियां हैं उसकी और आज तक एक भी बेटा नहीं हुआ, अगर लड़की हुई तो इस पर माधव बोला, अरे माँ डरती क्यों है? मेरी डॉक्टर अंबिका से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा कि अगर रेखा के पेट में लड़की हुई तो फिर वो आसानी से छुटकारा दिलवा देंगी। इसीलिए तो हमें रात में बुलाया है, ताकि ये समस्या सामने आई तो उससे झट से निपट लेंगे। इस पर संतोषी बोली, तब तो ठीक है लल्ला। माधव की गाड़ी उस खाली सड़क पर बिना किसी बाधा के बस चले जा रहे थे। रात का समय और रोशनी का एकमात्र जरिया सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट्स, इनसे माहौल को बहुत डरावना हो गया था। उस हल्की रोशनी से और अंधेरे ने सड़क किनारे लगे उन पेड़ों पर बहुत ही भयानक प्रभाव डाला था। वो पेड़ भूतों से भी डरावने लग रहे थे, पर उसे तसल्ली हुई कि उसकी माँ और पत्नी सो चुके हैं, नहीं तो ये भयानक मंजर देखकर वो दोनों डर जाती। माधव बिना किसी आलस भाव के गाड़ी चलाए जा रहा था कि अचानक ही उसकी गाड़ी रुक गई। समय रहते रहते उसने गाड़ी को सड़क किनारे कर दिया। गाड़ी के अचानक रुकने से झटके के कारण रेखा और संतोषी भी जाग गए थे। दोनों ने ही एक साथ माधव से पूछा, गाड़ी अचानक क्यों रोक दी? इस पर माधव ने जवाब दिया, पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही रुक गई।
ये कहकर वो गाड़ी से उतरकर इंजन देखने लगा। संतोषी ने गाड़ी में बैठे रहने का फैसला लिया, पर रेखा ने अपने पैर सीधे करने की सोची। वो भी गाड़ी से उतर गई। ठंडी हवाएं चल रहे थे, हल्का सा कोहरा था वहां पर, और आसमान में असंख्य सितारे। ये नज़ारा रेखा को काफ़ी अलौकिक लगा। वो इन नज़ारों के आनंद में अभी खोई हुई ही थी कि अचानक एक प्यारी सी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। किसी कुत्ते के पिल्ले की यह आवाज़ थी, और तभी रेखा को एक पिल्ला उसी की तरफ आता दिखा। उस पिल्ले को देख रेखा के अंदर दया आ गई। आखिर था भी तो वो इतना प्यारा, बेहद ही नन्हा, रोए के गेंद की तरह। उसे करीब आते ही रेखा ने उसे अपने गोद में उठा लिया। उस पिल्ले को भी इससे कोई तकलीफ नहीं हुई, और वो भी बड़े मज़े से रेखा के साथ खेलने लग गया। रेखा वो पिल्ला माधव को दिखाने ले गई, और उसे भी वो पसंद आया। इस पर रेखा बोली, क्या हम इस पिल्ले को रख लें? देखिए ना कितना प्यारा है, और मुझे कब से कुत्ता पालना था। तो इस पर माधव बोला, पर माँ इसकी इजाज़त देंगी? रेखा विनती भरे स्वर में बोली, तुम मना लीजिए ना माँ जी को, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। रेखा का ये वाक्य खत्म हुआ ही था कि गाड़ी का इंजन चल पड़ा। रेखा चहकते हुए बोली, देखा आपने, इस पिल्ले के आते ही गाड़ी भी चल पड़ी। ये हमारे लिए लकी है, प्लीज़ मान जाइए ना। माधव मान गया। उसे भी वो पिल्ला लकी ही लग रहा था, और फिर उसे भी उस पर प्यार आ गया। उस नन्ही सी जान को देख दोनों ही पिल्ले को लेकर गाड़ी में बैठ गए। पिल्ले को देख संतोषी ने भौहें चढ़ा ली। फिर माधव ने चतुराई से उसका बचाव करते हुए कहा, पता है माँ, कुत्ते का पिल्ला मिलना शुभ होता है। देखा ना, इसके आते ही गाड़ी भी चल पड़ी। ये सुन संतोषी कोई विरोध नहीं की। गाड़ी दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल दी। रेखा काफ़ी समय तक उस पिल्ले के साथ खेलती रही, और फिर वो दोनों ही सो गए। वहीं संतोषी भी सो गई थी, और जल्द ही वो अपने सपनों की दुनिया में खो गई। सपने में वो अपने पोते के साथ खेल रहे थे। उनके साथ वो पिल्ला भी था, जो अब बड़ा और सुडौल बन चुका था, और संतोषी के पोते की रक्षा कर रहा था। पर फिर अचानक ही आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, और तूफान आ गया। तूफान की वो तेज हवाएं संतोषी के पोते को उड़ा ले गईं। संतोषी बुरी तरह डर गई। ये देखकर उसने उस कुत्ते को अपने पोते को बचाकर लाने को कहा। आदेश पाकर वो कुत्ता हवा में उछल गया, और अपने मालिक को पकड़ने के लिए फिर वही अचानक ही वो कुत्ता विशाल और भयानक बन गया, और फिर संतोषी के पोते को एक बार में ही निकल गया। उसका बस एक हाथ ही रह गया था, जो उस कुत्ते के दांतों में अटका हुआ था, और उससे खून बह रहा था। वो दृश्य देख संतोषी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर से चिल्लाई, पर यह चीख माधव और रेखा ने भी सुनी। दोनों ही बुरी तरह डर गए। संतोषी की भी दर्द भरी चीख निकल रहे थे। माधव ने अपनी माँ को जागाते हुए कहा, अरे माँ, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? पर संतोषी नींद से उठी ही नहीं। वो अब भी अपने सपने की दुनिया में ही खोई हुई थी। उसके सपने में वो कुत्ता अब उसका पीछा करने लगा। संतोषी अपने जी जान से भागी। भागते हुए संतोषी भगवान का नाम लेती रही, पर उस कुत्ते पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। धीरे धीरे वो कुत्ता संतोषी के करीब आ गया और उस पर झपट्टा मार उसे गिरा दिया। संतोषी पर अपना विशाल पंजा रखते हुए वो कुत्ता बोला, तू भी मरेगी और तेरे बहू बेटा भी। तभी संतोषी चिल्लाते हुए जाग गई।
वो बुरी तरह से हाँफ रहे थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक उस गाड़ी में वो आई कैसे। पर जब संतोषी ने उस पिल्ले को देखा तो खौफ से कांपते हुए बोली, इस पिल्ले को गाड़ी से निकाल दो, ये कुत्ता मार देगा, ये मार देगा मेरे मुन्ना को, इसे गाड़ी से निकाल दो। पर ना तो माधव को और ना ही रेखा को कुछ समझ आया कि संतोषी क्या बोल रही थी। उन्हें यही लगा कि संतोषी ने कोई बुरा सपना देख लिया है और उसी का सदमा लगा होगा। लेकिन जब बार बार बताने के बाद भी माधव और रेखा ने उसका कहा नहीं किया तो संतोषी ने खुद ही वो काम करने का फैसला लिया और उस पिल्ले को दबोचने के लिए रेखा पर टूट गई। संतोषी द्वारा इस अचानक हुए हमले से रेखा दर्द के मारे चीख पड़ी। रेखा को दर्द में देख माधव ने फौरन ही गाड़ी किनारे लगाई और अपनी माँ को पीछे ढकेल दिया। वो नहीं चाहता था उसकी माँ के पागलपन में रेखा और उसके आने वाले बच्चे को कुछ हो। माधव की इस हरकत को देख संतोषी बुरी तरह से चौंक गए थे। उसने माधव से इस तरह अपने आप को ढकेले जाने की उम्मीद कभी नहीं की थी। फिर वो पागलों की तरह बोल उठे, इस पिल्ले ने तुम दोनों पर अपना सम्मोहित कर दिया है। ये कुत्ता नहीं है, ये शैतान है, ये मार देगा। और ये कहते हुए ही संतोषी गाड़ी से उतरी और उन पेड़ों के बीच में कहीं गायब हो गई। माधव और रेखा दोनों ही बुरी तरह से चौंक गए थे इस घटना से, पर फिर भी बिना कोई समय गवाए माधव और रेखा गाड़ी से उतर गए। माधव रेखा से मुखातिब होते हुए बोला, रेखा तुम गाड़ी में ही रहना और इसे अच्छे से लॉक कर देना, मैं माँ को ढूंढ कर लाता हूँ। एक तो ये बियावान जंगल है, अगर वो भटक गई तो फिर कभी नहीं मिल पाएगी हमें। इतना कहकर माधव अपने साथ एक टॉर्च लिया, अपनी माँ की दिशा में चल दिया। रेखा अपने पति के कहे अनुसार गाड़ी में आकर बैठ गई और सब लॉक कर लिया। पर तभी उसका ध्यान गया कि वो पिल्ला वहां नहीं था। माधव बदहवास सा उस डरावने जंगल में अपनी माँ को खोजता रहा, पर उसकी माँ तो जैसे हवा में विलीन हो गए थे और वो कहीं नहीं मिली। काफी कोशिश के बाद भी जब उसे अपनी माँ नहीं मिली तो दुखी मन से उसने मुड़ने का फैसला लिया। वो रेखा और अपने होने वाले संतान को रात में अकेला नहीं छोड़ सकता था। रोता हुआ वो चला ही था कि उसके सर पर कुछ गीला गीला सा गिरा। वो द्रव्य गर्म था। टॉर्च की रोशनी में जब उसने वो द्रव्य देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो द्रव्य लाल था और माधव एक ही बार में समझ चुका था कि वो और कुछ नहीं बल्कि खून है। पर इस सुनसान जंगल में खून आया कहाँ से, ये सवाल उसके मन में आया। माधव ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए अपने ऊपर पेड़ों पर टॉर्च मारा तो वहाँ का नज़ारा देख वो अपनी जगह से उछल पड़ा और जोर से नीचे आ गिरा। ऊपर पेड़ की एक शाखा पर उसकी माँ बैठे हुए थे। उसका सिर कटा हुआ था जो उसने अपनी गोद में ले रखा था। संतोषी के चेहरे पर खौफ के डरावने भाव थे और उस सिर से निकलते हुए खून को चाट रहा था वही पिल्ला जो रेखा को मिला था। माधव के दिमाग में बड़ी तेजी से अपनी माँ की बात याद आई। वो फौरन ही अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। पेड़ों और झाड़ियों से टकराते और चोटिल होते हुए माधव उन भयानक जंगलों से निकला और गाड़ी तक पहुंच गया। पर जैसे ही उसने चाबी निकालनी चाहिए अपनी जेब से, उसने पाया कि उसके पास गाड़ी की चाबी ही नहीं थी। वो शायद उसे जंगल में ही छोड़ आया था। माधव ने फौरन रेखा को दरवाज़ा खोलने को कहा अंदर से। पहले तो रेखा को समझ नहीं आया कि उसका पति उसकी सास के बगैर यूं भागता हुआ क्यों आया,
पर फिर माधव के चेहरे पर डर को देख वो समझ गई कि कुछ तो बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा। रेखा ने झट से दरवाज़ा खोल दिया और माधव अंदर घुस गया। इतने में वही पिल्ला जो अब एक विशाल राक्षसी में बदल चुका था, वो जंगल से निकलकर गाड़ी पर कूद गया। गाड़ी की छत पर एक बड़ा डेंट पड़ गया था। रेखा ने डरते हुए अपने पति से पूछा, जी भयानक भयानक कुत्ता अचानक। माधव खौफ के मारे रोते हुए बोला, ये वही पिल्ला है जो तुझे सड़क किनारे मिला था। इसने माँ को भी मार दिया। माँ सही बोल रही थी, ये कुत्ता शैतान है, पर हमें कुछ समझ नहीं आया। अब ये हमें भी मार देगा। वो कुत्ता एक के बाद एक अपने पंजों का वार उस गाड़ी पर किए जा रहा था। उसके वारों से उस गाड़ी का ढांचा बदलने लगा था। गाड़ी के सभी कांचों पर अब असंख्य दरारें आ चुकी थे और अब बस टूटने के कागार पर ही थे। उस विशाल कुत्ते ने अपना एक जोरदार वार दोबारा किया और उससे गाड़ी के सभी कांच टूटकर बिखर गए। कई कांच उड़ते हुए माधव और रेखा को भी लगे, जिस कारण उन्हें कई गहरे घाव लगे। अब चूंकि कांच हट चुके थे तो वो कुत्ता अब अपना मुंह अंदर डालकर माधव को अपने जबड़े में पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी दर्द से तड़पते और रोते हुए रेखा बोली, हमें छोड़ दो। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, हमें छोड़ दो। ये सुनकर वो कुत्ता अचानक ही रुक गया। फिर अचानक ही उसके माथे से एक रोशनी का गेंद निकला जो गाड़ी में दाखिल हो गया। देखते ही देखते वो गेंद एक प्यारी बच्ची में बदल गई। वो बच्ची भावहीन स्वर में बोली, मेरा नाम मिनी था और ये मेरा पिल्ला राजू। हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर एक दिन मेरे माता पिता ने हमें गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आए और हमें यहीं छोड़ दिया। हम दोनों यहीं बैठे रहे उनके इंतज़ार में कि वो वापस आएंगे और हमें ले जाएंगे, पर वो कभी नहीं आए और हम दोनों भूख और प्यास से यहीं मर गए। जानते हैं वो मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए थे? क्योंकि मैं एक लड़की थी और उन्हें लड़की नहीं बल्कि एक लड़का चाहिए था, इसलिए वो हमें बेरहमी के साथ यहाँ छोड़ गए। तुम लोग भगवान की पूजा करते हो पर फिर ऐसे गलत काम भी करते हो और फिर भगवान से मदद मांगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम जैसे पापियों की मदद करेगा भगवान? तभी उस बच्ची ने रेखा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पेट में एक बच्ची है और तुम लोग इसे भी मारने ही जा रहे थे। ऐसे अपराध का दंड सिर्फ मौत है। ये सुनकर माधव और रेखा दोनों ही बिलक बिलक कर रोने लगे और रोते हुए बोले, हमें माफ़ कर दो। अगर तुम हमें मार डालोगी तो ये बच्ची भी मर जाएगी ना, इसलिए हमें जाने दो। हम वादा करते हैं कि हम इस बच्ची को दुनिया में आने देंगे और अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेंगे। कुछ सोचकर वो लड़की बोली, ठीक है, मैं तुम दोनों को जाने देती हूँ, पर अपना ये वादा कभी मत भूलना, क्योंकि अगर भूले तो अंजाम बुरा होगा। और फिर इतना कहकर वो बच्ची हवा में जैसे कहीं गायब सी हो गई। जिसके कुछ देर बाद माधव और रेखा भी थोड़े शांत हुए। जैसे तैसे वो लोग उस क्लिनिक तक पहुँचे। कुछ सालों बाद माधव और रेखा दोनों ही एक पार्क में छोटी सी बेटी के साथ खेल रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।